हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के वो सारे फॉर्मूले रिवाइज करने जा रहे हैं जिन पे जेई में क्वेश्चंस आए हुए हैं। वैसे तो चैप्टर वाइज फॉर्मूला सीरीज के अंडर आपको हर एक चैप्टर के फॉर्मूले का वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पर, लेकिन अभी तक वो सारे सीबीएसई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। अब आपको बिल्कुल एक नई सीरीज मिलेगी जिसमें जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले के वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हो ये सीरीज बिल्कुल इसी तरीके से कंटिन्यू चले तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और एक बढ़िया सा कमेंट इस पे छोड़ दो। आओ स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर मैं डाल दूंगा। प्लस अगर आपको और भी बहुत सारा मटेरियल चाहिए क्लास 11th और 12th की अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, तो आप मनदीप एजुकेशन एकेडमी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो या मनदीप एजुकेशन एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लो गूगल प्ले स्टोर से। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आओ स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। अगर एक बॉडी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है तो उस पे प्लस ne चार्ज होगा, और अगर एक बॉडी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन करती है तो उस पे माइनस ne चार्ज होगा। फिर बात करते हैं कूलम्स लॉ की। दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन अगर आपको निकालना हो तो कूलम्स लॉ आपको यूज करना होगा। दो चार्जेस हैं Q1 Q2 मैग्नीट्यूड के, जिनके बीच में डिस्टेंस है r, तो फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। अगर ये चार्जेस एयर या वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में रखे हैं तो आप ये पर्टिकुलर कांस्टेंट विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, आप इसे बदल देंगे। आप नए वाले मीडियम का जिसमें अब चार्जेस रखे हैं ये यहां पे लगा देंगे, बाकी सब कुछ फॉर्मूले में सेम रहेगा। किसी भी मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको K से डिनोट करते हैं और उसको रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोलते हैं, जिसको एप्सिलॉन r से डिनोट किया जाता है। किसी भी मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है उस मीडियम की परमिटिविटी डिवाइडेड बाय फ्री स्पेस की परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी के लिए यूज होता है, जिसको हम लोग एयर और वैक्यूम को कंबाइन करके फ्री स्पेस बोल रहे हैं। तो एप्सिलॉन नॉट का मतलब है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ एयर या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अगर आप इन दोनों फॉर्मूलों को डिवाइड कर देंगे तो भी एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट बचेगा, किसके बराबर? f बाय fm के बराबर। तो k की वैल्यू f बाय fm के बराबर भी होती है, यानी किसी भी मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब है कि वही दो चार्जेस उतने डिस्टेंस पे जब एयर में रखे थे तब उन पे कितनी फोर्स थी, डिवाइडेड बाय अब इस मीडियम में रखे तब उन पे कितनी फोर्स है, उस रेशियो को भी k से डिनोट कर सकते हैं। अगर बीच में मीडियम पार्शियली फिल्ड हो, यानी कि पूरा का पूरा फिल्ड ना हो, सिर्फ यहां से लेकर यहां तक, यानी टी थिकनेस की एक मान लो यहां पर टी डिस्टेंस के लिए एक अलग मीडियम है जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K, बाकी यहां से लेकर यहां तक आपका फ्री स्पेस है, तब इन दोनों के बीच में फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r माइनस टी प्लस टी रूट के। टी इसकी थिकनेस हो गई, K इस वाले मीडियम का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया। इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री चार्जेस ऑन अ स्ट्रेट लाइन। आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, अब Q1 और Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वहां पर एक तीसरा चार्ज हमको लाके रखना है सच दैट कि उस पे जो नेट फोर्स है वो जीरो हो। तो इसमें आपको सबसे पहले तो एक बात ध्यान रखनी है कि Q इज ऑलवेज प्लेस्ड नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। ये जो Q है ये कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास रखा जाएगा हमेशा, क्योंकि ये Q इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब Q2 और Q1 दोनों उस पर बराबर फोर्स लगाएंगे। और ऑब्वियसली बराबर फोर्स के लिए ये कंडीशन बिल्कुल जरूरी है कि ये वाला छोटे वाले मैग्नीट्यूड के चार्ज के ज्यादा पास हो, क्योंकि वो बेचारा छोटा है तो वो उसके बराबर फोर्स तभी तो लगा पाएगा जब ये इस वाले के ज्यादा पास हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने मान लिया Q1 का मैग्नीट्यूड Q2 से ज्यादा है, तो ये वाला जो चार्ज है Q ये Q2 के ज्यादा पास होगा एज कंपेयर टू Q1। तो पहली बात तो ये है कि जो Q है वो हमेशा छोटे वाले चार्ज के ज्यादा पास होगा। दूसरी बात, अगर इन दोनों चार्जेस का साइन सेम हो तो Q जो है बीच में होगा, अगर इन दोनों का साइन अपोजिट हो तो Q या तो इधर होगा या फिर इधर होगा, मतलब छोटे वाले चार्ज के ज्यादा पास होगा। ठीक है, मतलब अगर इस केस में Q1 और Q2 दोनों का साइन अलग होता और Q2 छोटा है तो ये Q इस तरफ होता कहीं पर। ठीक, अच्छा, ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा? पहली बात तो याद रखना इनके जो डिस्टेंसेस हैं वो चार्जेस की रेशियो में होंगे। सिंपल सी बात है, Q1 जितने गुना ज्यादा होगा Q2 से, स्मॉल q का डिस्टेंस इससे उतने गुना ज्यादा होगा, है ना। अगर ये वाला चार्ज इससे 10 गुना ज्यादा है तो ऑब्वियसली ये वाला चार्ज इसके 10 गुना ज्यादा पास रखना पड़ेगा। तो पहली बात तो Q1 बाय Q2 इक्वल टू x1 बाय x2 आपको लिखना है। दूसरा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो, x1 जो है वो x/1 प्लस अंडर रूट Q2 बाय Q1 होगा और x2 ये होगा, राइट।
x जो है वो इनके बीच का टोटल डिस्टेंस है। अगर q1 और q2 का अपोजिट साइन है तो जैसे मैंने बताया ये इसके ज्यादा पास होगा, उस केस में ये वाला जो डिस्टेंस है आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। आप साथ साथ नोट करते जाओ, आपको बहुत फायदा होगा। ये तो मैं दे ही रहा हूं, लेकिन अगर आप साथ साथ नोट करोगे तो आपकी कंसंट्रेशन वीडियो में बनी रहेगी। और दूसरी बात है कि जब आप खुद नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, बच्चों यहां पर एक चार्ज है स्मॉल q, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि मान लो यहां पर एक बहुत स्मॉल चार्ज रखा q0, मान लो ये q पॉजिटिव है, ये q0 तो हमने हमेशा पॉजिटिव ही लेना है, टेस्ट चार्ज इसको हम बोलते हैं। तो इस q की वजह से इस q0 पे इधर फोर्स लगेगी F, राइट। तो F डिवाइडेड बाय q0 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, यानी कि एक 1 कूलम के चार्ज पे इस पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, वही इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहलाती है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होगी, 1/4πε0 q q0 बाय r²। अब इस F को अगर मैं यहां रख दूं तो ये हो जाएगा मेरा q0 से q0 कट के 1/4πε0 q बाय r²। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है एक चार्ज q से r डिस्टेंस पर। जिस पॉइंट पे भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपने एज्यूम करना है कि वहां पॉजिटिव चार्ज होता तो किधर जाता। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो यहां से अगर आप q0 को इधर शिफ्ट करेंगे तो F आपको मिलेगा q0 इंटू E। तो यहां पे आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे एक चार्ज रखा है q0, तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी q0 इंटू E, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी q0 इंटू E, राइट। सस्पेंडेड चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो एक चार्ज है और ऐसा बोला जाता है क्वेश्चन के अंदर कि वो चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक बॉडी है मतलब m मास की, पॉइंट चार्ज है लेकिन थोड़ा सा मास है उसका, ठीक है, कोई छोटा सा स्फीयर या कुछ भी, उसका मास है m, उस पे नेगेटिव चार्ज है सपोज -q, और ये बॉडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विलिब्रियम पे है। अब इक्विलिब्रियम पे बॉडी तभी होगी जब उसका वेट कोई फोर्स बैलेंस कर रही होगी। तो अगर ये बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ऑब्वियसली इस पे QE फोर्स लग रही होगी, और वो QE हमेशा ऊपर की तरफ लगनी चाहिए क्योंकि mg नीचे लगता है, वेट तो तभी बैलेंस होगा ना, QE ऊपर होगा। तो अगर ये चार्ज नेगेटिव है तो QE ऊपर तभी होगा ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, बिकॉज नेगेटिव चार्ज पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो E को ऊपर होना पड़ेगा, इसीलिए तभी QE ऊपर होगा, और इक्विलिब्रियम के लिए mg इक्वल टू QE आपको लगा देना है। चार्ज सस्पेंडेड बाय एन इंसुलेटिंग थ्रेड, अब मान लो एक छोटी सी चार्ज बॉडी है m मास की q चार्ज की, और उसको एक इंसुलेटिंग थ्रेड से हमने लटका दिया, तो उस पे क्या फोर्स लगेगी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, तो mg नीचे लगेगा, QE ऊपर लगेगा, और इस थ्रेड में टेंशन तो ऊपर ही लगेगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए आपका ये बन जाएगा T प्लस QE इक्वल टू mg। और अगर ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज होती, तो E अगर ऊपर है तो QE लगता नीचे, तो आपकी जो इक्वेशन बनती है वो mg प्लस QE इक्वल टू T बनती, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग इस तरीके से उसमें भी आप इक्वेशन बना सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का धक्का खा के ये बॉडी यहां आ जाएगी, और तीन फोर्सेस mg, टेंशन और QE की वजह से इसमें एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा। mg नीचे टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग और QE इधर, इसमें से आप टेंशन के दो कंपोनेंट बना लो। मान लो इक्विलिब्रियम में जब ये बॉडी है तो वर्टिकल से थीटा एंगल पर ये थ्रेड है, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो टेंशन के आपने दो कंपोनेंट बना लिए, T cos थीटा, T sin थीटा। इक्विलिब्रियम के लिए T cos थीटा mg के बराबर होगा, T sin थीटा QE के बराबर होगा, तो T cos थीटा इक्वल टू mg, T sin थीटा इक्वल टू QE। इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो tan थीटा QE बाय mg आएगा। और टेंशन जो है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो रिजल्टेंट है इस तरफ वो टेंशन के बराबर होना चाहिए, तो टेंशन जो है वो इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर है। ये दोनों 90 डिग्री पे है तो इनका रिजल्टेंट होगा √mg² प्लस QE²। ऑसिलेशंस ऑफ अ चार्ज बॉडी, अब यही बॉडी ये जो स्ट्रिंग से आपने हैंग करी हुई है, एक तरीके से ये क्या है, पेंडुलम ही तो है, तो ये पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेशन के लिए आपको पता है कि टाइम पीरियड होता है 2π√L/g। बस अब किसी और फोर्स की प्रेजेंस से क्या होगा कि g की वैल्यू चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वैसे तो नीचे mg होता है, लेकिन मान लो ये जो बॉडी है आपकी ये पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और E नीचे की तरफ है तो ऑब्वियसली इस पे फोर्स नीचे लगेगी QE, तो नीचे की तरफ जो फोर्स हो जाएगी QE प्लस mg हो जाएगी। तो जो टोटल फोर्स नीचे mg थी जिसकी वजह से एक्सेलरेशन g थी, अब वो टोटल फोर्स होगी QE प्लस mg, उसकी वजह से एक्सेलरेशन क्या होगी, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो आप इसको मास से डिवाइड कर दो, यहां m से m कट जाएगा, QE बाय m हो जाएगा, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन ये हो जाएगी। तो टाइम पीरियड में आपने g की जगह ये डाल देना है।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर हो तो QE ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा, नेट फोर्स आपकी हो जाएगी mg माइनस QE, उसको आप मास से डिवाइड करोगे तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन g माइनस QE बाय m आएगा। वो आपने टाइम पीरियड के फॉर्मूले में यहाँ g की जगह पुट कर दिया तो ये टाइम पीरियड हो जाएगा। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है तो QE इधर होगा, mg इधर होगा, तो नेट फोर्स क्या होगी अंडर रूट QE स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर, और इफेक्टिव एक्सेलरेशन क्या होगी उसको आप मास से डिवाइड कर देना। अब ये चीज यहां पे डाल दोगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा तीसरे केस में भी। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज। अब क्या कर रहे हैं हम कि पॉइंट चार्ज के लिए तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देख ली कि 1/4πε0 Q बाय r स्क्वायर होती है, लेकिन अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं डिफरेंट सिस्टम्स के लिए। सबसे पहले हमारा एक सिस्टम है, एक कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें चार्ज ऐसे लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये जो लाइन है इसकी लेंथ है L। यहां पर एक पॉइंट P है जो एक एंड से बीटा और दूसरे एंड से अल्फा एंगल बना रहा है। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट P पे तो आपको दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। इन कंपोनेंट्स को EX और EY की साथ साथ E पैरेलल और E परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। उल्टा लिख दिया। ये वाला है आपका इसके परपेंडिकुलर, तो इसको हम लोग बोलेंगे E परपेंडिकुलर, और ये कंपोनेंट है इसके पैरेलल तो इसको हम बोलेंगे E पैरेलल। तो जो नेट फील्ड होगी यहां पे वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगी अंडर रूट E परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस E पैरेलल स्क्वायर। तो E पैरेलल और E परपेंडिकुलर के आपको यहां पर फॉर्मूले दिए हुए हैं। EX जो है यानी कि E परपेंडिकुलर दैट इज K लैम्डा बाय R। यहां पे लैम्डा क्या है, लैम्डा है, देखो ये सारी चीजें जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आपने चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है, चैप्टर 1 का आपको कोई आइडिया नहीं है, CBSE के सिलेबस का ही आपको कोई आइडिया नहीं है, उस लेवल के क्वेश्चंस का ही आपको कोई आइडिया नहीं, और आप सीधा जेई पढ़ने तो आ नहीं गए होगे तो आपको आइडिया तो होगा। तो वो चीज मैं माइंड में लेकर चल रहा हूं, बट फिर भी मैक्सिमम चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब अगर इस पे टोटल चार्ज है Q और इसकी लेंथ है L तो लैम्डा होगा Q बाय L। तो K लैम्डा बाय R, K जहां पर भी लिखा है दैट इज 1/4πε0, बार बार ना लिखना पड़े इसलिए शॉर्ट में लिखा है K लैम्डा बाय R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा और बीटा कौन सा एंगल है, बिल्कुल क्लियर है आपके सामने, और EY ये होगा। स्पेशल केसेस, अगर बच्चों इसकी लेंथ इनफाइनाइट ले लें, ऑब्वियसली किसी भी वायर की लेंथ इनफाइनाइट तो होती नहीं है, पर ऐसा हम लोग मान लें कि इसकी जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा है और ये पॉइंट बहुत पास है, तो ये जो डिस्टेंस है लेंथ के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा। तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कि हमारी जो वायर है उसकी लेंथ इनफाइनाइट है। उस केस में जैसे इसकी लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बीटा खुलेगा। अगर ये वाला एंड इन्फिनिटी पे होगा तो बीटा 90 डिग्री होगा और अल्फा भी 90 डिग्री होगा। इसमें अल्फा और बीटा दोनों को 90 डिग्री आप पुट करोगे तो आप यहां पे देखोगे 90 cos 90 0 cos 90 0, तो ये आपका कट जाएगा, और यहां पे 1 + 1 2, तो 2K लैम्डा बाय R EX, और EY आपका क्या हो जाएगा 0। और ये वाला जो केस है आपका, ये आपने देखा होगा गॉस लॉ की डेरिवेशन में चैप्टर 1 के अंदर, ये वाला केस आप डिराइव करते हो जहां पर आप मानते हो कि जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, तो आपको यही तो रिजल्ट मिलता है 2K लैम्डा बाय R। अच्छा, सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए अगर एक एंड पे हो ये पॉइंट तो वो वाला एंगल तो 0 हो जाएगा, और दूसरा वाला अगर इन्फिनिटी पे हो तो वो हमारा 90 हो जाएगा। अल्फा 0 को रख दो, बीटा 90 रख दो, EX और EY दोनों 2K लैम्डा बाय R आ जाएंगे, और उस केस में आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, दोनों का रिजल्टेंट निकाल के अंडर रूट EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर रिंग। बच्चों एक चार्ज सर्कुलर रिंग है, यहां पे आप देख रहे हो R रेडियस की एक चार्ज सर्कुलर रिंग है, इसका रेडियस है R। हमने इसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रही है उससे x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो कि होती है KQX/R² प्लस x² होल की पावर 3/2। Q है इस रिंग पे टोटल चार्ज, ठीक है। अब अगर आप x को 0 पुट करोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 0। अगर आप x को इन्फिनिटी पुट करोगे तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो जाएगा तो भी आपको मिलेगी 0। यानी सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ऑब्वियसली इसका मतलब है कि बीच में कहीं पर ऐसा पॉइंट आपको मिल रहा है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, क्योंकि भाई जब सेंटर पे भी 0 है और इन्फिनिटी पे भी 0 है तो ऑब्वियसली पहले 0 से बड़ी होगी फिर दोबारा घटी होगी। तो यहां पर आपको एक पॉइंट मिलता है, जैसे ये सेंटर है, सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी फिर घटी, और आपको फिर पता है कि किसी भी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन से इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जाते जाओ फील्ड 0 नहीं होती, तो उसके बाद ये घटेगी। लेकिन अगर आपको आगे तक इसको ले जाना है तो आप एक्सिस के साथ इसको टच नहीं कर सकते। हमने मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है मैथ्स के अंदर उसकी हेल्प से, यानी इसका डेरिवेटिव DE/dx जो है वो निकाला, उसको 0 रखा, और हमें पता चला R/√2 एक ऐसा डिस्टेंस है जहां पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, और फिर हमने R/√2 यहां x की जगह रखा तो ये हमें मिली इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये फील्ड इस तरफ इधर होती है, इस तरफ इधर होती है अलोंग द एक्सिस।
तो अगर आपको पूरा ग्राफ बनाना है तो दूसरी तरफ आपको नेगेटिव में दिखाना पड़ेगा ना, बिकॉज इस तरफ के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, यानी इस पॉइंट पे इधर है, इस पॉइंट पे इधर है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक्सिस है E और ये हमारा डिस्टेंस का एक्सिस है X, तो डिस्टेंस पॉजिटिव इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव इधर, डिस्टेंस नेगेटिव इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव इधर, तो डिस्टेंस नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव। तो ये ग्राफ आपका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में कुछ इस तरीके से बनेगा। ऐसे केस में बच्चों अगर आप यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख दो तो वो नेगेटिव चार्ज को ये रिंग अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, क्योंकि ये रिंग पॉजिटिवली चार्ज है। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगर ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो क्या होगा, वो अट्रैक्ट करते 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 आपका चार्ज जो है वो रिंग में से निकल के दूसरी तरफ चला गया, और जब वो रिंग में से निकल के दूसरी तरफ चलेगा तो फिर ये रिंग उसको वापस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो वो चार्ज क्या करने लगेगा, वो चार्ज करने लगेगा ऑसिलेशंस, और उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड निकालने के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, T = 2 पाई √ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr³। m है उस पार्टिकल का मास जो ऑसिलेशंस कर रहा है, डिवाइडेड बाय q × Q0। तो रिंग का चार्ज है, Q0 उस पार्टिकल का चार्ज है जो ऑसिलेशंस कर रहा है। फील्ड ड्यू टू एन आर्क, यहां पे एक आर्क है पॉजिटिवली चार्ज, जिस सर्कल का वो आर्क पार्ट है उस सर्कल का सेंटर ये रहा, जो ये एंगल है थीटा है। तो इस पॉइंट E पे नेट फील्ड होती है 2k लैम्डा r sin θ/2। फॉर एग्जांपल अगर ये रिंग सेमी सर्कल है तो आप थीटा को रख दो पाई, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। क्वाड्रेंट है तो थीटा का रख दो 90 डिग्री यानी कि π/2, तो फिर आपको और फॉर्मूला मिल जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला आप याद रखो। अब बात करते हैं चार्ज स्फीयर्स की। बच्चों अगर आपके पास एक कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे वो हॉलो हो चाहे वो सॉलिड हो, या फिर आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो और वो हॉलो हो, उन तीनों के लिए हमारे ये कॉमन फॉर्मूले हैं। ये वाला जो हमारा इन तीनों में से कोई भी स्फीयर है जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, उसका रेडियस है r, तो उसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होती है kq/r²। यानी इसको जो भी चार्ज दो वो ऐसे बिहेव करता है जैसे सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, क्योंकि अगर ये पूरा चार्ज q यहां होता तो भी तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती kq/r², है ना। और सरफेस पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो आप स्मॉल r की जगह कैपिटल R डाल दो, तो kq/R², और अंदर इनके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0। लेकिन अगर आपका नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर हो, देखो कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज दोगे तो सरफेस पे आ जाएगा, लेकिन नॉन कंडक्टिंग होगा तो चार्ज अंदर रहेगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपका ये चार्ज है यहाँ पे इसके अंदर, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QR/r³। यानी इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E वो R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाओगे और ज्यादा स्फीयर अंदर आता जाएगा जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। बट वंस यू क्रॉस द सरफेस, जैसे आप दूर जाओगे इससे, तो फिर तो आप सोर्स से दूर जा रहे हो, तो फिर आपको यही फॉर्मूला मिलेगा kq/r²। आउटसाइड का फॉर्मूला किसी के लिए भी चेंज नहीं होता। तो अगर इसके लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना हो E और R के बीच का, तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा कि R रेडियस तक, मतलब इसके सरफेस तक तो देयर विल बी नो ग्राफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। उसके बाद यह सरफेस पे मैक्सिमम हो गई, फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी, तो यहां मैक्सिमम है फिर ये घटेगी, जबकि यहां पे सेंटर से लेकर सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके बाद घटेगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हेमिस्फेरिकल चार्ज्ड बॉडी, ये हेमिस्फीयर है, पूरा चार्ज्ड है, अंदर चार्ज इसके डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस पॉइंट पे यानी इसका जो बेस है इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। एक प्लेन शीट है, दोनों तरफ चार्ज है, तो उसके पास के पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/एप्सिलॉन नॉट, इधर भी और इधर भी। दो शीट्स हैं पैरेलल रखी हैं, इस पे सरफेस चार्ज डेंसिटी σ1 है, इस पे σ2 है, और दोनों पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलती हैं, तो इस रीजन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी और इसकी भी इधर होगी, जबकि बीच वाले रीजन में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और इस वाले रीजन में इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो आप इधर वाली डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो, उधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, और साइंस लेकर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड्स को यहां पर नेगेटिव लेकर ऐड कर दो, यहां पर इसकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव लेकर ऐड कर दो, यहां पर दोनों की पॉजिटिव लेकर ऐड कर दो, आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क, ये हमारी एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट 1 - x/√r² प्लस x²। अगर आपको ये वाला एंगल पता हो, ये वाला एंगल अगर आपको क्वेश्चन में पता हो, तो आप इसकी जगह सीधा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा भी लिख सकते हैं।
अगर ये बहुत पास चला जाए पॉइंट तो x को आप 0 रख दोगे, x 0 हो जाएगा तो आपको सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, जो अभी पीछे हमने फॉर्मूला देखा। अगर एक चार्ज्ड कंडक्टर है तो चार्ज्ड कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एन कैप होती है। एन कैप जो है वो इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर होगा, इसी डायरेक्शन में तो होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी, चाहे वो हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, रिगार्डलेस ऑफ इट्स शेप, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ हॉलो बॉडी और सॉलिड बॉडी कंडक्टर की बनी हुई क्या होती है? जीरो। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसके अंदर एक चार्ज है Q, तो वो पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में उसे फोर्स लगेगी तो वो एक्सेलरेट होगा। फोर्स उस पे क्या लगेगी? QE, तो एक्सेलरेशन उसकी क्या होगी? QE बाय m। मान लो u वेलोसिटी से वो एंटर किया है और इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 है, जो ज्यादातर केसेस में होती है। तो आपको v निकालना हो, s निकालना हो, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में u को 0 रख के ये s आ गया, u कुछ दिया हो तो आप पुट कर सकते हो, v इक्वल टू u प्लस 80 से ये v आ गया, ठीक। अच्छा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर हो और एक चार्ज पार्टिकल को आपने ऐसे छोड़ दिया उसके अंदर u वेलोसिटी से, ये बिल्कुल वही केस बन जाएगा जैसे आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाला केस पढ़ा था क्लास 11th में। ऐसे करके बॉडी को फेंका और वो ऐसे करके गिरती है पैराबोलिक पाथ बनाती हुई। तो एक ये प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, ये प्लेट है नेगेटिवली चार्ज, तो इसके अंदर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे। यहाँ पे आपने एक चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से इसके परपेंडिकुलर फेंका तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, अगर तो पॉजिटिव से रिपेल होगा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसका पाथ ऐसा हो जाएगा। उसकी ये आप देखो, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, सेम वही करना जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले में किया था। ux यानी इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इज u, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन इज 0, क्योंकि इधर तो कोई वेलोसिटी थी नहीं जब हमने इसको फेंका। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन विल बी 0, क्योंकि फोर्स तो है ही नहीं कोई x डायरेक्शन में, यहाँ नीचे की तरफ फोर्स है ना QE, तो इस तरफ एक्सेलरेशन होगी QE बाय m, जिसको हमने नेगेटिव ले लिया क्योंकि ये हमारी साइन कन्वेंशन है, ऊपर वाला y पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव। तो x हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसकी जो इसका जो पाथ है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा t टाइम में, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन लगा दी x के लिए, ax तो 0 है तो बचा ut, और y के लिए भी लगा दी ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, uy को 0 रख के तो बचा ये, ठीक है। यहां से आपने t की वैल्यू निकाली x बाई u और वो यहां डाल दी, तो आपको इसकी इक्वेशन ऑफ पाथ मिल जाएगी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिससे पता लग रहा है इसका पाथ जो है वो पैराबोलिक है, ठीक है। आपने इसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो vx और vy अलग से निकाल लो, ux प्लस axt और uy प्लस ayt करके, और वो आ जाएगी ये, और ये दोनों 90 डिग्री पे हैं तो रिजल्टेंट होगा u स्क्वायर प्लस QET बाय m का होल स्क्वायर, t टाइम पे इसकी वेलोसिटी ये होगी। और हॉरिजॉन्टल से अगर आपको इसका एंगल निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, ये ऐसे जा रहा है तो इसकी vx इधर है, vy इधर है, नेट वेलोसिटी इधर है, ये अल्फा एंगल पर है तो अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स vy बाय vx, vy बाय vx, बिकॉज ये vy है ये vx है, तो tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। और अगर टोटल टाइम पूछा है फील्ड से निकलने का, तो टोटल टाइम के लिए जनरली क्या है, प्लेट की लेंथ दी होती है, तो प्लेट की लेंथ है L, तो आप x की जगह यहाँ पे L डाल सकते हो, आपको टोटल y मिल जाएगा, या यहाँ पे डाल दोगे किसी में भी तो आपको टोटल t मिल जाएगा कि इसको कितना टाइम लगा फील्ड को क्रॉस करने में, ठीक। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रखे हैं, जिनके बीच में डिस्टेंस कुछ होता है, बहुत कम होता है, जिसको हम 2a ले लेते हैं। इसकी एक डाइपोल मूवमेंट होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, यूनिट इसकी बनेगी कूलम मीटर। डाइपोल फील्ड, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो इसके सेंटर से यहाँ पे टेल और यहाँ पे हेड लगा के वेक्टर बनाया वो r है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, डाइपोल मोमेंट इधर हो गई, r और p में एंगल हो गया थीटा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है kp बाय r क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अगर ये आपका एक्सियल लाइन पे लाई करे, ये एक्सियल लाइन है यानी इसका एक्सिस, तो ये थीटा हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 होता है 1, एक्सियल लाइन के लिए आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर यही पॉइंट इसके इक्वेटोरियल लाइन पे लाई करे तो थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, cos 90 होता है 0, तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ये फॉर्मूले निकालते वक्त ये एज्यूम किया गया है कि जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, लेकिन अगर आपका पॉइंट पास हो तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है जो आपने CBSE में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन ज्यादा फॉर्मूला जो है वो ये वाला यूज होता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल। अब अगर आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E इस तरफ, ठीक है, यहां पे आपने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख दिया, पॉजिटिव चार्ज को QE फोर्स लगेगी फील्ड की डायरेक्शन में, नेगेटिव को QE लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इस पे एक टॉर्क एक्ट करेगा, ये ऐसे घूमेगा, वो टॉर्क होता है PE sin थीटा, वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो P क्रॉस E, अगर थीटा 90 डिग्री हो साइन 90 होता है 1, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा P इंटू E,
थीटा 0 डिग्री हो, यानी ई और पी की डायरेक्शन ऐसे हो, तो टॉर्क होगा 0, तो ये ऑसिलेट करने की कोशिश नहीं करेगा। जब थीटा 0 डिग्री हो, इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि उस पोजीशन से अगर आप इस डाइपोल को डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस आ जाएगा। थीटा 180 डिग्री हो, साइन 180 भी 0 होता है, तब भी टॉर्क होगा 0, बट दैट कंडीशन इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां से अगर आप डाइपोल को डिस्प्लेस करोगे तो ये वापस नहीं आएगा। वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ घूमने की कोशिश कर रहा है। अगर आप इसको उसके नेचुरल डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करोगे तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क आपका है माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। थीटा 1 उसका इनिशियल एंगल था जहां से आप लेकर चले, थीटा 2 फाइनल एंगल जहां तक आप लेकर आए। ये वर्क उसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अगर थीटा 1 90 डिग्री है, यानी परपेंडिकुलर से अगर मैं उसको लेकर चला थीटा 2 थीटा पे, तो यू हो जाएगा माइनस पी कॉस थीटा या पी डॉट ई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, डाइपोल ऑसिलेट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इसकी ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन पीई। पी और ई तो आपको पता ही है, आई होता है इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। फोर्स ड्यू टू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर यहां पर दो डाइपोल रखे हैं इस तरीके से, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, और इनके सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है आर, तो इनके बीच में फोर्स होती है k6p1p2 बाय r की पावर 4। p1 इसकी डाइपोल मूवमेंट है, p2 इसकी दूसरे वाले की डाइपोल मूवमेंट है, और ये फोर्स होती है अट्रैक्टिव। और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है k इंटू 2p1p2 बाय r क्यूब। अगर आपके डाइपोल इस तरीके से रखे, कॉन्फ़िगरेशन ध्यान से देख लेना कैसे रखें, और इनके बीच में डिस्टेंस है r, तो इनके बीच की फोर्स होती है k3p1p2 बाय r की पावर 4, और ये फोर्स है रिपल्सिव। अगर ये एक ऐसे रखा है, दूसरा परपेंडिकुलर रखा है, बिल्कुल इस तरीके से, सच दैट दिस डिस्टेंस इज r, इसका सेंटर और इसका जो पहला चार्ज, तो फोर्स होती है k3p1p2 बाय r की पावर 4, और ये r के परपेंडिकुलर एक्ट करती है। अगर आपका डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और ये इनकी पोटेंशियल एनर्जीज के फॉर्मूले दिए हुए हैं इन कॉन्फ़िगरेशंस में। अगर आपका डाइपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो जैसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ऑब्वियसली यहां पे फोर्स अलग लगेगी, यहां फोर्स अलग लगेगी, तो टॉर्क तो लगेगा, फोर्स भी लगेगी, तो नेट फोर्स 0 नहीं होगी। हाँ, नेट टॉर्क 0 हो सकता है आपका डाइपोल ऐसे रखा हो, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी नेट टॉर्क 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, बट फोर्स नॉन 0 होगी। ऐसे केस में आपका डाइपोल ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा। यहाँ पे पूरी रोटेशन नहीं हो रही है, ऑसिलेशन हो रही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये आगे की तरफ एक्सेलरेट होता हुआ ऑसिलेट करेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में सबसे पहले आपको देखना एरिया वेक्टर क्या होता है। बच्चों, ये एक एरिया है जिसका मैग्नीट्यूड है a, तो एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर एक वेक्टर है जो है मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया इनटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द एरिया। तो अगर आपका एरिया 2D है, तो आप चाहे इधर लो चाहे इधर लो एरिया वेक्टर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपका एरिया 3D है, तो आपको हमेशा एरिया वेक्टर नॉर्मली आउटवर्ड लेना है। ठीक, मान लो ये एरिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा है, सच दैट एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल है थीटा, तो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस एरिया, दैट इज ई डॉट ए, यानी ई ए कॉस थीटा। अगर ये फ्लक्स आउटवर्ड है तो फ्लक्स को पॉजिटिव लिया जाता है, फ्लक्स इनवर्ड है तो फ्लक्स को क्या लिया जाता है, नेगेटिव। बिकॉज अगर आउटवर्ड है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड है तो मतलब नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का एक और फॉर्मूला है गॉस लॉ। गॉस लॉ ये कहता है कि अगर कोई क्लोज सरफेस है जिसके अंदर चार्ज है क्यू एनक्लोज, तो उसके थ्रू टोटल फ्लक्स होता है क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो मतलब किसी भी सरफेस, क्लोज सरफेस के थ्रू, क्लोज सरफेस से हमारा मतलब है 3D सरफेस, ठीक है, जिसमें कुछ वॉल्यूम कंटेन्ड हो, जैसे कि स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, तो उसके अंदर एक चार्ज है क्यू, तो उसके थ्रू जो फ्लक्स होता है वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। वो मतलब डिपेंड कर रहा है सिर्फ एनक्लोज चार्ज पे, ना सरफेस की शेप पे डिपेंड कर रहा है, ना साइज पे डिपेंड कर रहा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ केसेस हैं या रिजल्ट्स कह लो फ्लक्स से रिलेटेड, उनको ध्यान से सुनना। अगर एक क्लोज्ड बॉडी रखी है यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उस क्लोज्ड बॉडी के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके थ्रू टोटल फ्लक्स हमेशा क्या होगा, 0, यानी जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसमें एंटर करेंगी उतनी ही लीव करेंगी। एंड फ्लक्स लिंक्ड विद द बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप और साइज ऑफ द सरफेस एनक्लोजिंग द चार्ज, है ना। जैसे इसने इस सरफेस ने क्यू एनक्लोज किया हुआ है चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलेंगी। अब आप इसके अराउंड जितने मर्जी सरफेसेस बना लो, ये सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मान लो मैंने एक छोटा सरफेस बना दिया, एक बड़ा सरफेस बना दिया, तो अगर ये 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो छोटे वाले सरफेस को भी 6 ही क्रॉस कर रही है, बीच वाले को भी 6 ही क्रॉस कर रही है, बड़े वाले को भी 6 ही क्रॉस कर रही है। तो फ्लक्स सिर्फ एनक्लोज चार्ज पे डिपेंड करता है, सरफेस के शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। जब हमको गॉस लॉ अप्लाई करना है तो हमें मानना होगा हमें जो चार्ज दिया है वो एक क्लोज सरफेस के अंदर है, लेकिन अगर क्लोज सरफेस नहीं हो तो सिस्टम की सिमेट्री के अकॉर्डिंग हम क्लोज सरफेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास एक हेमी स्फेरिकल बॉडी दी है जिसके यहाँ सरफेस पे सेंटर पे चार्ज रखा है क्यू। अब हमें बोला है कि टोटल फ्लक्स बताओ
इस हेमिस्फेरिकल बॉडी के थ्रू? हम तो नहीं बता सकते, क्योंकि सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसके थ्रू थोड़ी ना पास होंगी। तो हमने क्या किया, एक इमेजिनरी हेमिस्फेयर और डाल दिया इसके ऊपर, तो ये टोटल एक क्लोज सरफेस बन गया। ऑब्वियसली इस पूरे के थ्रू फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड बाय सिमेट्री आप देख रहे हो कि इस आधे के थ्रू होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही चीज सिलेंडर के लिए भी हो सकती है। अगर एक क्लोज 3D बॉडी रखी हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस शेप की, और आपको बोला है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ एक पर्टिकुलर सरफेस से, ठीक है, मान लो बोला है कर्व्ड वाले सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताओ। अब आपको पता है कि यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके थ्रू 0 होगा अगर इसने कोई चार्ज इनक्लोज नहीं किया। तो ऑब्वियसली जितना एंटर करेगा उतना ही लीव करेगा। अब एंटर जितने सरफेस से कर रहा है उसका एरिया तो आपको पता नहीं है, लेकिन ये सर्कुलर पार्ट से फ्लक्स लीव कर रहा है, इसका रेडियस है r, तो इसका सर्कुलर पार्ट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। तो इससे कितना फ्लक्स जो है वो लीव करेगा, पाई आर स्क्वायर इंटू ई, एरिया इंटू ई, और थीटा तो 0 डिग्री है क्योंकि एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा। तो अगर फ्लैट सरफेस से इतना फ्लक्स निकल रहा है तो कर्व्ड में इतना ही घुस रहा होगा, है ना। तो कर्व्ड सरफेस का फ्लक्स आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फ्लक्स थ्रू क्यूब, एक क्यूब है, अगर उस क्यूब के सेंटर पे चार्ज है Q, तो उसके थ्रू टोटल फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से फ्लक्स होगा क्योंकि 6 फेसेस है तो Q बाय 6 एप्सिलॉन नॉट। कॉर्नर से फ्लक्स कितना होगा, एक कॉर्नर से फ्लक्स कितना होगा, आप एक कॉर्नर कितने शेयर करते हैं क्यूब्स, 8 क्यूब शेयर करते हैं तो Q बाय 8 एप्सिलॉन नॉट, और एक एज 12 शेयर करते हैं तो एज के थ्रू फ्लक्स होगा Q बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। अगर चार्ज सेंटर पे नहीं है, एक फेस के सेंटर पे है, तब आप वही ट्रिक लगाओ जो अभी आपको पीछे बताई थी, एक क्यूब यहां पे और जोड़ दो, तो जो इस क्यूब के थ्रू फ्लक्स होगा, अब तो 5 फेसेस ही बचे ना इसके, तो इस पूरे के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो Q बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो ये तो आधा हुआ आधा, तो इन 5 फेसेस के थ्रू फ्लक्स होगा Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो फिर एक फेस के थ्रू कितना होगा, इसको 5 से डिवाइड कर दो, Q बाय 10 एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू डिस्क, मान लो यहां पर एक चार्ज है Q, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, और सामने यहां पर एक डिस्क रखी हुई है R रेडियस की, तो इस डिस्क के थ्रू कितना फ्लक्स होगा, Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और अगर ये एंगल थीटा है तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, तो Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ये थे आपके सारे जेई के फॉर्मूले। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी